नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, युवाल नोआ हरारी की सेपियंस, मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास। हाँ, ये किताब हमें करीब 2.5 लाख साल पीछे ले जाती है। बिल्कुल, और ये समझने की कोशिश करती है कि हम होमो सेपियंस, जो कभी एक मामूली सी प्रजाति थे, वो आज इस ग्रह पर राज कैसे कर रहे हैं। आखिर ये हुआ कैसे? ये बड़ा सवाल है ना? सही। और इस चर्चा में हम हरारी के जो मुख्य विचार हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। वो आइडियाज जिन्होंने हमारी अपनी कहानी, मानव विकास की कहानी को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। तो हम फोकस करेंगे 3 बड़ी क्रांतियों पर, है ना? हाँ बिल्कुल। संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, फिर कृषि, एग्रीकल्चरल और आखिर में वैज्ञानिक, साइंटिफिक क्रांति। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं पहली क्रांति से, संज्ञानात्मक क्रांति। ये हुई करीब 70,000 साल पहले। हरारी कहते हैं कि यहीं से सब कुछ बदला। क्या था ये? देखिए, सबसे बड़ा जो बदलाव आया वो था हमारी भाषा का विकास। ये कोई मामूली बात नहीं थी। अच्छा, मतलब जानवरों की भाषा से अलग? हाँ, बहुत अलग। हम सिर्फ शेर आया भागो जैसी बातें नहीं कर रहे थे। हम जटिल विचार, कहानियां, यहाँ तक कि गपशप और सबसे अहम ऐसी चीजों के बारे में बात करने लगे जो हैं ही नहीं। जो है ही नहीं? जैसे देवता, राष्ट्र, पैसा, कानून, मानव अधिकार। ये सब भौतिक चीजें नहीं हैं। अच्छा, ये तो कल्पना हुई फिर। हाँ, कहानियां, कल्पना, और इन कहानियों पर सामूहिक रूप से विश्वास करने की क्षमता, यही हमारी सुपर पावर बन गई। इसे हरारी शेयर्ड मिथ कहते हैं। साझा मिथ। तो इसी वजह से हम बड़े ग्रुप्स में सहयोग कर पाए, अजनबियों के साथ भी। बिल्कुल, यही वो चाबी थी। हजारों लाखों लोग एक साथ काम कर सकते हैं, पिरामिड बनाना हो या आज की कोई कंपनी चलानी हो, क्योंकि वो एक कॉमन कहानी, एक नियम, एक देवता या एक राष्ट्र के आइडिया पर यकीन करते हैं। कोई और जानवर ऐसा नहीं कर सकता। कमाल है ये सोचना कि पैसा या देश असल में बस हमारे दिमाग में है, पर दुनिया इन्हीं से चल रही है। सही कहा। अच्छा, फिर कहानी आगे बढ़ती है। लगभग 12,000 साल पहले आती है कृषि क्रांति। इसे तो हम आमतौर पर तरक्की मानते हैं। हाँ, मतलब खेती शुरू हुई, अनाज उगाया, बस्तियां बसाई। ये तो अच्छा ही हुआ होगा ना? यहीं पर हरारी एक बहुत चौंकाने वाला दावा करते हैं। वो कहते हैं कि कृषि क्रांति इतिहास का सबसे बड़ा धोखा थी। धोखा? ऐसे कैसे? इससे तो आबादी बढ़ी, सभ्यता बनी। हरारी का तर्क है कि औसत किसान की जिंदगी औसत शिकारी संग्राहक से ज्यादा मुश्किल थी। बहुत ज्यादा मेहनत, पोषण में कमी, बीमारियां फैलने का खतरा और समाज में ऊंच नीच। लेकिन शिकारी संग्राहक की जिंदगी तो अनिश्चित होती होगी। शायद कम। उनका खाना ज्यादा विविध था, काम के घंटे कम थे और शायद वो ज्यादा आजाद और स्वस्थ भी थे। खेती ने हमें एक जगह बांध दिया। तो फिर हमने ये रास्ता चुना ही क्यों? इसे हरारी लग्जरी ट्रैप कहते हैं। मतलब शुरू में थोड़ा अनाज उगाना शायद आसान लगा होगा, थोड़ी सुविधा मिली होगी, पर धीरे धीरे आबादी बढ़ी, हम इस पर निर्भर हो गए और फिर पीछे लौटना नामुमकिन हो गया। हाँ, और फिर ज्यादा अनाज का मतलब हुआ स्टोर करना, फिर उस पर कब्जा, फिर राजा, सेना, टैक्स। जिंदगी आसान होने के बजाय उलझती गई। हम सोचते थे कि हमने गेहूं को पालतू बनाया, पर गेहूं ने हमें पालतू बना लिया। कुछ ऐसा ही। खैर, अब समाज बड़े हो रहे थे तो उन्हें जोड़ने के लिए भी कुछ चाहिए था। हाँ, इतनी सारे लोगों को एक साथ कैसे रखा जाए? यहीं पर 3 बड़े यूनिफायर्स या एकीकरण करने वाली ताकतों का जन्म हुआ। पहला, पैसा। हाँ, पैसा। ये विश्वास का सबसे सफल सिस्टम है। 2 अजनबी भी एक नोट या सिक्के पर भरोसा करके व्यापार कर सकते हैं। सही बात है। और दूसरा, साम्राज्य। बिल्कुल, बड़े बड़े साम्राज्य जिन्होंने अलग अलग लोगों और संस्कृतियों को एक राजनीतिक छत के नीचे लाया, अक्सर जोर जबरदस्ती से, पर उन्होंने कानून, भाषा, कल्चर फैलाया भी। और तीसरा शायद धर्म रहा होगा। हाँ, धर्म, जिसने करोड़ों लोगों को एक जैसे विश्वासों, नैतिक नियमों से जोड़ा, कभी कभी तो साम्राज्यों से भी ज्यादा ताकतवर ढंग से। और मजे की बात यह है कि हरारी के हिसाब से ये तीनों, पैसा, साम्राज्य, धर्म, ये भी एक तरह के साझा मिथक या काल्पनिक वास्तविकताएं ही हैं। एकदम। इनका वजूद तभी तक है जब तक हम सब मिलकर इन पर यकीन करते हैं। सोने की कीमत, देश की सरहदें, ये सब हमारे सामूहिक विश्वास का नतीजा है। फिर कहानी पहुंचती है लगभग 500 साल पहले, वैज्ञानिक क्रांति। हाँ, जिसने आज की दुनिया की नींव रखी। और इसका सबसे अहम पहलू था एक नया नजरिया। क्या नजरिया? ये मानना कि हम नहीं जानते,
अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना। पहले क्या था? माना जाता था कि सारा ज्ञान पुरानी किताबों में या धर्मगुरुओं के पास है। अच्छा, तो ये मानना कि हमें खोजना पड़ेगा। हाँ, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन और गणित, मैथमेटिक्स के जरिए दुनिया को समझना, और इसी सोच ने खोजों को जन्म दिया। और इसके साथ कुछ और भी जुड़ा था, है ना? हाँ, ये अफिलिमीर थी। विज्ञान प्लस साम्राज्यवाद प्लस पूंजीवाद, इस तिकड़ी ने मिलकर दुनिया बदली। विज्ञान ने नई तकनीक दी, साम्राज्यवाद ने दुनिया खोजी और संसाधन लाए, और पूंजीवाद ने इन सबको पैसा दिया। और नतीजा हमारे सामने है, औद्योगिक क्रांति से लेकर आज की टेक्नोलॉजी तक। बिल्कुल। पर अब हरारी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़ा करते हैं। भविष्य का सवाल? हाँ, आज हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी जैसी ताकतें हैं, मतलब ईश्वर जैसी ताकतें कह सकते हैं। तो अब क्या? हम क्या बनेंगे? ये तो डराने वाला सवाल भी है। क्या हम अपनी सीमाएं लांघकर होमो डेयोस यानी ईश्वर मानव बन जाएंगे? या फिर अपनी ही बनाई चीजों के गुलाम हो जाएंगे? या शायद खुद को तबाह कर लेंगे? भविष्य बहुत अनिश्चित है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकलती हैं? पहली, कि हमारी असली ताकत हमारी कल्पना और सहयोग करने की क्षमता में है, जो कहानियों पर टिकी है। दूसरी, खेती शायद उतनी अच्छी नहीं थी जितना हम सोचते हैं। तीसरी, पैसा, देश, कानून जैसी चीजें ये काफी हद तक इंसानी आविष्कार हैं। और चौथी, विज्ञान ने हमें गजब की शक्ति दी है, पर इसके साथ बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी आई है। सही, भविष्य हमारे हाथ में है। हम बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। सेपियंस हमें ये समझने में मदद करती है कि हम यहाँ तक आए कैसे। अतीत को समझना शायद भविष्य को संवारने का पहला कदम है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल, अगर हमारी सबसे बड़ी ताकत कल्पना और सहयोग है, तो हम इन ताकतों का इस्तेमाल करके एक बेहतर, ज्यादा न्यायपूर्ण भविष्य कैसे बना सकते हैं? सोचिएगा जरूर।